हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10 वाले के तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्लास 9th वाले के लिए भी अच्छा है, वो भी समझ सकता है बहुत सारे पॉइंट्स। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक चीज़, कोई एक पदार्थ या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो रिएक्शन करके दो, एक, तीन जितना भी प्रोडक्ट्स बनाता है, और उस प्रोडक्ट्स का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो अगर रिएक्टेंट से अगर अलग हुआ, रिएक्टेंट्स मतलब जिससे वो बना है उससे अगर वो अलग हुआ, उसका प्रॉपर्टीज से अलग हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो CaO का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा और CO2 का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा या जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो CaCO3 से बिल्कुल डिफर होगा, अलग होगा। इसलिए हिंदी स्टूडेंट भी आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर या एक से अधिक नए गुण वाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं एरो मार करके आपको दिखा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम ही पार्ट लेता है। ये बात आप याद रखिए कि अणु ही रासायनिक अभिक्रिया में, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो सब्सटेंस भाग लेता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, मतलब अभिकारक बोलते हैं, और जो सब्सटेंस बनता है जिसको एरो के बाद दिखाते हैं हम लोग, वो प्रोडक्ट है। और एक वो जो लास्ट पॉइंट एरो है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये, कि जो एरो का मार्क है, जो तीर है, शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। ये बात आप याद रखिए। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये सब में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर्स आपको, या सब भी दिख सकता है या दो भी दिख सकता है, ज़रूर दिखता है। ये जैसा नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, हो सकता है, मतलब गैस का उत्सर्जन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो सकता है, मतलब अवक्षेप का बनना हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर होगा वो प्रोडक्ट से अलग होता है, या ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। और चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अगर रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर मिलता है एज ए प्रोडक्ट। तो वाटर इज़ इन लिक्विड स्टेट बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर इन गैसियस स्टेट, वो दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन जबकि रिएक्शन के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, मतलब दो, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन के बाद हो सकता है कि वो पिंक कलर का प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरह से चेंज इन कलर भी हो सकता है। तो ये आपका कुछ विशेषताएं हैं, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ में आ रहे हैं वह है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेन समझिए केमिकल रिएक्शन का जड़ है कि केमिकल रिएक्शन में आखिर ऐसा क्या होता है जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल रिएक्टेंट से अलग होता है। तो उसमें मेन होता है क्या है कि जो रिएक्टेंट्स पार्ट लेता है, तो रिएक्टेंट्स का जो मॉलिक्यूल है वो पहले टूट करके एटम्स के फॉर्म में आ जाता है। वो जब एटम्स के फॉर्म में आ जाता है, दोबारा जब वो रिएक्शन होता है तो उसमें दोबारा रीअरेंजमेंट होता है, वो फिर ग्रुपिंग करेगा, लेकिन इस ग्रुपिंग में पहले वाला ग्रुपिंग नहीं होगा। मतलब ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल, मतलब अभिकारों के अणु टूट कर परमाणु में बदलना, पुनः इन परमाणुओं से उत्पाद का अणु का बनना। इसको आप एक बहुत अच्छा हम सेटिंग की है, आप इससे एक समझ सकते हैं कि देखिए आपके सामने में अभी स्क्रीन में दो अणु लिए हैं, मॉलिक्यूल। एक अणु में 3 परमाणु है, मतलब 3 एटम है, नाम है उसका ABC, और हाथ पकड़ के मतलब इसमें बॉन्ड है भी, वो अणु के फॉर्म में है और केमिकल बॉन्ड है वो। और एक अणु है जिसमें है X और Y 2 एटम। अब ये होता क्या है कि रिएक्शन से पहले ये अलग अलग हो जाएगा। देखिए दूसरा 2 नंबर में हम दूसरा वाला लाइन में क्या किए हैं, ABC अलग कर दिया। अब हाथ पकड़ के नहीं है, मतलब ये हाथ छोड़ दिया, अणु से परमाणु के फॉर्म में आ गया,
और एक्स वाई भी जो हाथ पकड़ के था, मतलब जो बॉन्ड था वो भी अलग अलग हुआ। अब तीसरा नंबर में फिर वो लोग दोबारा हाथ पकड़ रहा है, लेकिन पहले जो जिसका हाथ पकड़ के था वो नहीं होगा। जैसे ए के साथ वहाँ बी और सी था, लेकिन अब ए के साथ यहाँ एक्स और वाई आ गया, और बी के साथ सी, वो लोग अलग ग्रुप बना लिया। मतलब एक नंबर में वो रिएक्टेंट्स हो गया, तो 3 नंबर में ये प्रोडक्ट्स का मोलिक्यूल हो गया। तो रिएक्टेंट्स के मोलिक्यूल टूट करके फिर पहले एटम के फॉर्म में आता है, फिर वो रीअरेंजमेंट हो करके फिर नए मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यही वजह से जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो बदल जाता है। इसके बाद जा कर के अब इसको ऐसे के भी समझ सकते हैं कि देखिए 2 घेरा मैं दिखाया, 2 सर्किल, एक घेरा के अंदर ABC है, मतलब 3 एटम है, एक घेरा के अंदर DEF है, और घेरा को आप मोलिक्यूल समझ लो। तो बाद में जो घेरा बन रहा है, दो नया मोलिक्यूल बन रहा है, लेकिन उस घेरा के अंदर वो सब एटम अब नहीं है। ए के साथ अब देखिए A, C और F है, D, E, C अलग अलग ग्रुपिंग बना लिया। ये मेकानिज़्म है केमिकल रिएक्शन का। इसलिए केमिकल रिएक्शन का जो मेन चीज़ है, इस चीज़ को आप एक बार कर लो कि ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स मोलिक्यूल, ये मेकानिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। और एक टॉपिक है आपका, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मैं एक केमिकल रिएक्शन लिया हूँ असंतुलित, मतलब अनबैलेंस्ड है। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और H2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो H2O का जब आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे तो 18 ग्राम होता है, H2 का 2 ग्राम, O2 का 16 दूनी 32 ग्राम। अब दोनों तरफ आप देखोगे, एरो से पहले और एरो के बाद में, तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो 18 ग्राम है, और प्रोडक्ट्स का मास को आप अगर एक जगह जोड़ देते हैं तो 34 ग्राम हो जाता है, 34 ग्राम हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट का मास बढ़ गया। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, ना द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये द्रव्यमान तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो वो वाला जो लो है उसका उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो अगर उसको हम संतुलित करके देखते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट में भी 36 ग्राम हो रहा है और रिएक्टेंट्स में भी 36 ग्राम हो रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन मास ना तो बढ़ा ना तो घटा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से क्लियर करके ये आंसर दे सकते हो कि बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ, है ना, फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जबकि जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो समीकरण होगा, वो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो अब हिंदी स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं उसको कि हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं क्योंकि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये आपका एक टॉपिक है, बेसिक चीज़ है। मैं नेक्स्ट में लेकर के आऊँगा जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।